नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल रियल फैक्ट्स में। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं और दोनों तरह के लोगों की सोच भी अलग अलग होती है। किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी की सोच कुछ होती है तो दूसरे वाले की सोच कुछ और होती है। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके हमेशा अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे हैं। कुछ लोग इनको अपना बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना आदर्श नहीं मानते। कुछ लोग इनको बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा वीर मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको क्रांतिकारी नहीं मानते, इनको माफी वीर, इनको कायर और पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो हम वीडियो में जिस टॉपिक पर जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो चलिए दोस्तों, आज सावरकर जी के बारे में हम रियल फैक्ट्स जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके हमारे क्रांति में योगदान के बारे में, उनका जो माफीनामा के बारे में जो बोला जाता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने कुछ बातें रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए। चलो दोस्तों, हम जानते हैं सावरकर जी के जीवन के बारे में। तो सावरकर जी का जो जन्म हुआ था वो उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी आज का जो महाराष्ट्र है, उसमें जो नासिक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है भागुर। उस भागुर गांव में 28 मई 1883 को सावरकर जी का जन्म होता है। इनके जो पिता हैं उनका नाम दामोदर सावरकर है और इनकी जो माता हैं उनका नाम राधाबाई है। सावरकर जी के एक भाई हैं जिनका नाम है नारायण और दूसरे भाई हैं जिनका नाम है गणेश सावरकर। एक इनकी बहन है जिनका नाम है नैनाबाई। दोस्तों, सावरकर जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल दर्जे के व्यक्ति थे। वो बचपन से ही पढ़ने के बहुत शौक थे, बचपन से अच्छा पढ़ते थे, अच्छी कविताएं लिखते थे और साहित्य में उनकी बचपन से रुचि थी। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिवाजी स्कूल नासिक में हुई थी। 9 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष बाद उनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। 1903 की बात है। 1903 में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर, अपने कुछ नवयुवक दोस्तों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला संगठन। ये संगठन लोगों को उस समय जागरूक करता था, उन लोगों को, स्थानीय जो वहाँ के नवयुवक थे उनको जो वहाँ के मुद्दे थे, वहाँ का जो उस समय अंग्रेजों का राज था उसके बारे में बताता था। इसी बीच इनका एक यमुनाबाई नाम की एक लड़की थी जिनके साथ इनका विवाह हो गया था, तो इनकी पत्नी का नाम यमुनाबाई था। आगे चल के 1904 में इन्होंने एक और संगठन बनाया था, क्रांतिकारी संगठन, जिसका नाम था अभिनव भारत संगठन। तो उन्होंने 1904 में जो संगठन बनाया था उसका नाम था अभिनव भारत संगठन। 1905 में दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसका नाम था बंगाल विभाजन, जिसको हम बंग बंग के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बंगाल के विभाजन के बाद पूरे देश में बहुत बड़ा एक आक्रोश फैल गया था। तो जाहिर सी बात थी, महाराष्ट्र में भी आक्रोश था, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस समय उसमें भी आक्रोश था। तो लोगों ने क्या किया था, उस आक्रोश को विरोध में जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई थी। तो इन्होंने भी वहाँ महाराष्ट्र में जो नासिक था उसके आसपास की जो जगह थी वहां पे इस आंदोलन को बहुत बड़ा एक रूप देने का प्रयास किया। इन्होंने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। एक बात और थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सावरकर जी थे ये बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये हमेशा बाल गंगाधर तिलक जी को अपना आदर्श मानते थे और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुमोदन पर ही इनको 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद ये चले जाते हैं इंग्लैंड में। ये इंडिया जो हाउस था, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो घर था इंडिया हाउस, उसमें ये रहते हैं। वहां पर एक काम होता है कि वहां पर जो जितने भी नवयुवक थे, भारत से जाने वाले जो नवयुवक थे, उनको भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताया जाता था, भारतीय इतिहास के बारे में बताया जाता था। तो 1907 में इंडियन हाउस में
सावरकर जी ने बहुत भाषण दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि जो 1857 का विद्रोह था वो भारत का पहला विद्रोह था। 1908 में आते आते इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेकिन किसी कारणवश वहां के जो लोकल अथॉरिटी थी उन्होंने इस किताब को प्रकाशन में नहीं आने दिया। फिर बाद में इन्होंने गुप्त तरीके से उस किताब को हॉलैंड में पहुंचाया और हॉलैंड में इस किताब का मुद्रण हुआ और ये किताब प्रकाशित की गई, जिसमें पहली बार सावरकर जी ने एक ये बताया कि जो 1857 की क्रांति थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो लड़ाई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद दोस्तों इनकी मुलाकात होती है इंडियन हाउस में रहने वाले एक शख्स से जिनका नाम था मदनलाल ढींगरा। वही मदनलाल ढींगरा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं। 1 जुलाई 1909 तारीख थी, 1 जुलाई 1909। 1 जुलाई 1909 में कर्नल वायली, एक वहां के कर्नल थे, कर्नल वायली, अंग्रेज कर्नल थे कर्नल वायली, जिनकी हत्या मदनलाल ढींगरा द्वारा कर दी गई थी। और इसका जो पूरा लेख था वो लंदन टाइम्स में सावरकर जी ने इसके बारे में लिखा था। तो वहां की जो लोकल अथॉरिटी थी उसको शक हो गया था कि इस हत्या में सावरकर जी का हाथ है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट इश्यू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 13 मई 1910 को जब ये पेरिस से लंदन आते हैं, जब ये पेरिस से कहां आते हैं, लंदन आते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच भारत में और एक घटना घटती है। भारत में क्या होता है, एक नासिक के कलेक्टर हैं जिनका नाम था एटीएम, नासिक के कलेक्टर थे जिनका नाम था एटीएम जैक्सन। एटीएम जैक्सन की अनंत कार्निरे नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, जिसकी जांच बैठी तो पता चला था कि जो अनंत कार्निरे को जो पिस्तौल दी गई थी वो पिस्तौल सावरकर जी द्वारा भिजवाई गई थी। तो इनके खिलाफ और ज्यादा मतलब एक्शन लेना शुरू हो जाता है। 13 मई 1910 को लंदन में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वो तारीख थी 13 मई 1910 जब लंदन में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके 8 जुलाई 1910 को एक एसएस मौर्य नाम का एक जहाज होता है, पानी का जहाज, उसमें बैठाकर इनको भारत लाया जा रहा था। तो ये जहाज अपने मेंटेनेंस के लिए फ्रांस के मार्सेले नामक एयरपोर्ट पर ये रुकता है, सॉरी बंदरगाह पर ये रुकता है। और वहां से ये क्या करते हैं, ये उस जहाज की खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं और ये तट पर तैरकर फ्रांस की सीमा में पहुंच जाते हैं, जहां फ्रांस की सरकार को ये कहते हैं कि मुझे अरेस्ट मत करो, मैं एक क्रांतिकारी हूं, ऐसा करके बताते हैं। लेकिन लंदन पुलिस के जो सिपाही थे उनको ला रहे थे, वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जिसका फ्रांस की सरकार ने विरोध भी किया था। इसके बाद इनको भारत लाया जाता है। 11 जनवरी 1911 को इनको आजीवन सजा सुनाई जाती है और इतिहास में पहली बार ऐसी सजा होती है कि इनको 2 जन्म की सजा सुनाई गई है। ये इतिहास का एक अपने आप में अनोखा केस है जिसमें एक व्यक्ति को 2 जन्म आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद इनको जो वो एटीएम जैक्सन का जो मर्डर हुआ था उस केस में इनको काला पानी की सजा सुना दी जाती है और इनको पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया जाता है, सेलुलर जेल में। अब सेलुलर जेल में इनको जो काला पानी की सजा होती है, वहां की सजा जिसकी हम किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो कैसी सजा होती थी। वहां नारियल के छील के तेल निकलवाया जाता था। वहां के जो कैदी थे उनको एक तरह से कोलू का बैल बनाकर जुतवाया जाता था, जिससे सरसों का तेल निकलवाया जाता था। ना उनमें खाना दिया जाता था उन लोगों ढंग से, ना पानी ढंग से दिया जाता था। वहां हर चीज निर्धारित थी, यहां तक कि अपने जो शौच आदि जो निवृत्त क्रिया करने का टाइम था वो भी बिल्कुल फिक्स था। इसी कारण कई बार कैदियों को वो अपनी कोठरी में शौच वगैरह करना पड़ता था। वो कोठरी में इतनी बदबू हो जाती थी जिसका आप सोच नहीं सकते, तो सोच सकते हो वो कैसी सजा रही होगी। इसके बाद सावरकर जी वहां कोयले से लेके जो कोयला होता था उसको उठाते थे और वहां कविता लिखते थे जेल की कोठरी पर। ये भी उन्होंने काम किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, कई बार लोग बोलते हैं कि इनको माफीनामा हो, वो बोलते हैं कि वो माफीनामा लिखा है इन्होंने जेल में रहकर, सरकार को मर्सी पिटीशन लिखा कि भाई हमको माफ कर दो, ये कर दो। तो उस बात को लेकर मानते कि पहली बात तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो काल कोठरी में जो व्यक्ति कोयले से कविताएं लिख रहा है
तो उसके पास टाइपराइटर या ऐसी चीजें कहां से आ गई होंगी जो वो कभी एक माफीनामा लिख सकता है सरकार को। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि चलो, मैंने पहले बोला था रियल फैक्ट्स को लेकर हम चलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1911 में एक माफीनामा लिखा था जो अंग्रेज सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसके पीछे कारण भी था, माफीनामा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था कि इनको 2 जन्म की सजा हो गई थी, यानी इनको 50 साल जेल में रहना था। अब कोई व्यक्ति 50 साल जेल में रहेगा तो जेल में रहकर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना जेल से बाहर जाया जाए, लोगों के बीच में रहा जाए, लोगों के बीच रहकर काम किया जाए, जिससे कुछ अपने देश के लिए हम कर सकें। इसके बाद उन्होंने 1913 में माफीनामा का एक और पत्र लिखा, वो भी अंग्रेज सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। 1917 में फिर से एक पत्र लिखा, वो भी रिजेक्ट कर दिया था। 1920 में फिर से एक पत्र लिखा गया था, इस समय इनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया था। तो फिर 1921 तक ये सेलुलर जेल में रहे थे, फिर उनको वहां से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था लाके, और 3 साल ये रत्नागिरी जेल में रहे थे। तो अब कई बार लोगों का विचार आता है कि भाई इन्होंने माफीनामा लिखा था, ये लिखा था, वो लिखा था, लेकिन वर्तमान की उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां देखते हुए ये बात गलत नहीं थी। उनको ये लगा था, एक उनका एक रणनीति थी, एक कूटनीति थी, एक चाल थी कि जेल में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं लोगों के बीच में जाऊं, यहां से कैसे भी छूट के, जिससे मैं लोगों के बीच में जाके जागृति लाऊं, क्रांति लाऊं, ऐसा कुछ करूं कि जो देश के काम आए। अब एक बंदा, इस आप खुद भी सोच सकते हो, 50 साल अगर कोई बंदा जेल में रहेगा तो वो आने वाले टाइम में कुछ कर नहीं पाएगा, कम से कम वो बाहर रहेगा तो कुछ कर तो सकता है ना। अब बात आती है सावरकर जी के एक बहुत बड़े विचार, वो जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। सावरकर जी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदुत्व शब्द की एक अलग ही परिभाषा दे दी थी। इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है। इनकी नजरों में हिंदुत्व में उस समय के हिंदू आते थे, बौद्ध आते थे, जैन आते थे, लेकिन जो मुस्लिम लोग थे या फिर जो ईसाई लोग थे वो इन नजरों में हिंदुत्व में नहीं आते थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, हु इज द हिंदू, ये इनकी किताब भी आई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति है, जो जन्म ले रहा है, जो हिंदुस्तान में है, वो हिंदू है। इन्होंने हिंदी हिंदुस्तान पर काम किया था। अब जो लोग इनके माफीनामा को लेके या इनको जो उनको कायर बोलते थे या इनकी जो विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पार्टीशन का बहुत विरोध किया था। जब भारत देश का जो हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने पूरी तरह से उसका विरोध किया था। तो कुछ लोग उनको लेके थोड़ा सा इस बात को लेकर भी जो अलग बैठ गए थे कि इन्होंने विरोध किया था। तो जो लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। वो मौका क्या था कि जब 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है तो लोगों को शक हुआ कि इस हत्या में जो सावरकर जी का भी हाथ है। और उसके बाद क्या हुआ था, 5 फरवरी 1948 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी की हत्या की साजिश के संदेह में। लेकिन आज तक उस पर कोई संदेह साबित नहीं हो पाया, कोई सबूत नहीं मिल पाए और उनको रिहा कर दिया गया था। बाद में कमीशन भी बैठा था, कपूर कमीशन, वो भी ये साबित नहीं कर पाया था कि गांधी जी की हत्या में इनका कोई हाथ था। उसके बाद क्या होता है, 1 फरवरी 1966 को जब इनको बहुत तेज बीमार हो गए थे, बहुत तेज ज्वर आ गया था, बुखार आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, मृत्यु पर्यंत उपवास का निर्णय कर लिया कि अब जब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं उपवास ही रहूंगा। अब वापस उसी मुद्दे पर आते हैं दोस्तों कि देखो, 2 लोगों की राय अलग अलग होती है, इस बात में कोई दोहराव नहीं है। अब कुछ लोग इनको जो अपना आदर्श मानते हैं वो इनको आदर्श ही मानते हैं, और कुछ लोग इनको आदर्श नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से रियल फैक्ट पे उसी बात पे कह जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने काला पानी जैसी सजा भुगती हो, जिस व्यक्ति को अंग्रेज सरकार ने 2 जन्मों की सजा सुनाई हो, तो उस व्यक्ति के आंदोलन में जो उनका योगदान था उसको हम कैसे बुला सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात वो दोहराना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने जेल में रहते हुए कोयले से कविताएं लिखी हैं, उसको कहां से टाइपराइटर आ गया होगा, उसके पास कहां से इतनी अच्छी चीजें आ गई होंगी जिसको उन्होंने माफीनामे में यूज कर लिया। लेकिन फिर भी वो अपना अपना मत है, इसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सावरकर को आपका कैसा मत है, क्या है। वर्तमान केंद्र सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सावरकर को बहुत सम्मान दिया है। वो सेलुलर जेल भी गए थे, वो उस कोठरी में गए थे जिसमें सावरकर जी ने पूरा अपना काला पानी की सजा बिताई थी।
1914 में जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे, तब उन्होंने दूसरे दिन, अपनी शपथ के दूसरे दिन, सावरकर जी की जो तस्वीर थी उसके सामने जाके सर झुकाया था। ये भी अपने आप में उनको एक बहुत बड़ा सम्मान था। बस हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप भले ही किसी से नफरत कर सकते हो, आप भले ही किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बस वही सावरकर जी की कहानी है। या तो कुछ तबके के लोग ऐसे हैं कि उनसे नफरत करते हैं, कुछ ऐसे हैं उनसे बहुत अपना आदर्श मानते हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उनके बारे में नहीं जानना हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि सावरकर जी एक हीरो थे या एक ब्लेम है। दोनों मत के लोग हैं, कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं, कुछ लोग उनको ब्लेम मानते हैं। अब हम आप पे भी इस बात को छोड़ देते हैं, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप अपना राय, अपना मत हमको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह के फैक्ट्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।